जय हिंद। आज हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे बॉटनी और जूलॉजी, यानी जंतु विज्ञान। और जूलॉजी मतलब होता है जंतु विज्ञान और बॉटनी मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। व्हाट विल यू गेट इन दिस क्लास। देखिए, इस क्लास में आप लोगों को क्या मिलेगी, तो सिलेबस में हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसमें आप लोगों को बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, इसमें आप लोगों को हम पढ़ाएंगे रूट्स मतलब जड़, फ्लावर्स मतलब फूल, फ्रूट्स मतलब फल, न्यूट्रिशंस मतलब पोषण, प्लांट यानी प्लांट हार्मोन यानी पादप हार्मोन कि पेड़ पौधे में क्या कौन सी हार्मोन पाए जाते हैं, पादप कुल, पादप रोग, पादप कितने प्रकार के होते हैं, पादप रोग, पेड़ पौधे में कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, वाष्प उत्सर्जन यानी पेड़ पौधे किस तरह से वाष्प उत्सर्जित करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस तरह से पेड़ पौधे में होती है, ऊतक, उसमें ऊतक का निर्माण किस तरह से होता है, जेनेटिक्स और जैव विकास, खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिकी तथा प्रदूषण के बारे में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे विस्तार पूर्वक। यह जो क्लास है यह सभी कंपटीशन एग्ज़ामों के लिए है। इसमें चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों में इससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और दूसरा जो हमें पार्ट इसमें पढ़ना है, उसमें हम आप लोगों को पढ़ाएंगे जूलॉजी। जूलॉजी मतलब जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा कंकाल तंत्र, ऊतक पढ़ाएंगे, उत्तल कंकाल तंत्र पढ़ाया जाएगा, पेशीय तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन प्रणाली, रक्त, ब्लड ग्रुप, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, संवेदी ऊतक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ग्लैंड, कैविटी ऑफ बॉडी, न्यूट्रिशंस, मानव रोग, इस सब चीज़ों का हम आप लोग को इसमें एकदम बेसिक से अध्ययन कराएंगे। और यह सभी एग्ज़ामों में आपको पूछा जाएगा इससे क्वेश्चन। अब देखिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास यहाँ से आपका शुरू हो जाता है। प्रारंभ में ऐसा समझा जाता था कि केवल आदमी ही जीव विज्ञान का हिस्सा था। आदमी और जानवर ही जीव विज्ञान का हिस्सा होता था। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी को कितने हिस्सों में बांटा गया है, बायोलॉजी को कितने हिस्सों में बांटा गया है, तो बायोलॉजी को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला आता है हमारा जूलॉजी, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, और दूसरा आता है हमारा बॉटनी, बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। हम जानते हैं कि जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान में हम जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, तो हम जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जंतुओं, जानवरों, जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। बॉटनी किसे कहते हैं, तो देखिए वैसा विज्ञान जिसमें हम पेड़ पौधे, वनस्पतिक पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जूलॉजी विज्ञान के जनक कौन है, देखिए जो हमारे जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु, वही हमारे जूलॉजी विज्ञान के भी जनक हैं अरस्तु। बॉटनी के जनक कौन है, तो बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस है। बॉटनी के जनक कौन है, तो बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस है। बॉटनी में हम लोग पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं। बॉटनी में हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, और हम लोग इसमें स्थानांतरित गति नहीं करते हैं। पेड़ पौधे जो है कि एक जगह से दूसरी जगह चल फिर नहीं सकते हैं, इसलिए स्थानांतरित गति नहीं करते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा आगे सवाल कि जूलॉजी में हम लोग स्थानबद्ध गति नहीं करते हैं, स्थानबद्ध गति नहीं करते हैं बल्कि स्थानांतरित गति करते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे को बायोलॉजी की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, तो पेड़ पौधे को हम लोग बायोलॉजी की भाषा में पादप कहते हैं, यह सब कोई जानते हैं। अब आगे आता है सेल। सेल मतलब होता है कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं, देखिए तो शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हम जानते हैं कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था, तो कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखी थी, लेकिन इन्होंने जब कोशिका को देखा तो इन्होंने क्या देखा कि मरी हुई कोशिका के बारे में इन्होंने पता किया, खोज की, ठीक है, मृत कोशिका की खोज की।
जीवित कोशिका की खोज किसने की? क्वेश्चन ये सब बार बार पूछता है। तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनियन ल्यूवेनहॉक ने की। ठीक है, पूरा नाम है एंटोनियन ल्यूवेनहॉक ने। कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? तो कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक है। सबसे पहले इन्होंने कोशिका का अध्ययन करना शुरू किया, इसीलिए इन्हें कोशिका विज्ञान के जनक कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए, कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सेल से बना है साइटोलॉजी, तो कह सकते हैं कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहता है? साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। देखिए, दो वैज्ञानिक हैं, स्लाइडेन एवं स्वान। इन्होंने दोनों वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारा जो बॉडी है, शरीर है, पूरी कोशिकाओं का बना होता है। तो इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया, जिनका नाम है स्लाइडेन और स्वान। ठीक है, अब आगे देखिए, स्लाइडेन एवं स्वान ने कहा कि हमारा सारा शरीर कोशिकाओं से बना है। अगर हमें कहीं भी चोट लगती है तो हमारी कुछ कोशिकाएं टूट जाती हैं, तो बगल की कोशिकाएं उसको भर देती हैं, और इसे हम लोग कोशिका विभाजन कहते हैं। देखिए, हमारे शरीर में कोशिका का विभाजन होता है, जिसके कारण हमारा शरीर क्या होता है, मान लेते हैं कहीं चोट लग गया या कट गया, तो उसको भरने के लिए वहाँ के जो बगल के कोशिका है वह क्या करते हैं, पुनः उसको भर देते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो देखिए, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। शुतुरमुर्ग के अंडा दिखेगा, लेकिन उसका कोशिका देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का ही प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे देखिए, मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म है, जो पुरुष में पाया जाता है। देखिए, स्पर्म यानी शुक्राणु, जिसको हम वीर्य भी कहते हैं। आगे है कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम है। ओवम, ओवम मतलब अंडाणु है, जो कि ओवम किस में पाया जाता है? स्त्रियों में पाया जाता है। ये तो हम लोग जानते हैं कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम यानी अंडाणु है, जो स्त्री में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो मानव में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। यह जो कोशिका है हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है, जो कि सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे तेज़ पुनर्निर्माण कोशिका किसमें होती है? देखिए, क्वेश्चन भी इससे आता है कंपटीशन में कि सबसे तेज़ पुनर्निर्माण कोशिका किसमें होती है? तो सबसे तेज़ पुनर्निर्माण कोशिका लीवर में होती है। लीवर को हम लोग हिंदी में यकृत कहते हैं। ठीक है, ब्रेन में किसी भी तरह का कोशिका विभाजन नहीं होता है। यदि ब्रेन में चोट लग गया तो ऊपर लग गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अंदर जब चला जाता है तो वह क्या होता है, ब्रेन हेमरेज होने का डर रहता है। इसीलिए हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जब मोटरसाइकिल पर चलना चाहिए तो हेलमेट अवश्य लगा लेना चाहिए। ठीक है, कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? क्वेश्चन आता है। तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक संरचना को क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक संरचना को क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है, देखिए, हमारे कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। बहुत ही छोटी होती है, लेकिन इसे हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आंतरिक संरचना होता है, उस आंतरिक संरचना को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। कोशिका की झिल्ली कैसी होती है? तो कोशिका की झिल्ली पतली होती है। कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है? तो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। ठीक है, जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास फेफड़ा में जाता है, ये स्वाभाविक है, और फेफड़ा में आया हुआ ऑक्सीजन ब्लड, और यह ब्लड ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया में लेकर चला जाता है। तो इसमें क्रेब्स साइकिल चलती है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है? क्रेब्स साइकिल चलती है, और क्रेब्स साइकिल के बल स्वरूप यह 38 एटीपी का निर्माण करती है। ठीक है, ऑक्सी श्वसन कौन करता है? तो ऑक्सी श्वसन अभी बताए हैं,
ऑक्सीजन को कहाँ लेके जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जाता है, इसलिए हम कहेंगे ऑक्सीश्वसन कौन करता है, तो ऑक्सीश्वसन माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है, तो अभी बताए हैं क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, ये ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवालों को क्या कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवालों को क्रिस्टी कहते हैं। देखिए मान लेते हैं कि यह हमारा एक सेल है, सेल बहुत ही छोटा होता है और सेल इतना छोटा होता है कि हमारा शरीर जो है सेल यानी कोशिकाओं का बना हुआ है, और प्रत्येक सेल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो यह मान लेते हैं सूक्ष्मदर्शी द्वारा जूमिंग किया गया है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ बीच में है, उसको जूमिंग करके देखिए यहाँ दिखाया गया है चित्र। इस माइटोकॉन्ड्रिया में यह जो आप घुमावदार जो आकृति देख रहे हैं, यह हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, क्रेब्स है। और इस क्रेब्स में जो इस तरह से जो चिन्हा गया है, ये वाले चिन्ह को हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल, ठीक है। इसको हम क्रिस्टी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, यानी आंतरिक संरचना को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी। तो ऑक्सीजन कहाँ आया, तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में आया। ऑक्सीजन को क्रेब्स साइकिल क्या किया, उसको 38 एटीपी बना के ऊर्जा देता है, एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है। अब यहाँ हम यह भी देखते हैं कि क्रेब्स साइकिल की खोज किसने किया, तो क्रेब्स साइकिल की खोज क्रेब्स नाम के वैज्ञानिक ने किया, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी होते हैं, तभी यहाँ चित्र में हम दिखाए हैं कि क्रेब्स साइकिल में 38 एटीपी होती है। 38 एटीपी मिलके कितने ग्लूकोज बनाएंगे, तो हम जानते हैं कि 38 एटीपी मिलके एक ग्लूकोज बनाएंगे, और इसी ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। 1 ग्राम ग्लूकोज से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 1 ग्राम ग्लूकोज से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ आता है कि हमें दिन भर काम करने के लिए कम से कम कितनी ऊर्जा कैलोरी की आवश्यकता होगी, तो हमें दिन भर काम करने के लिए कम से कम 2500 किलो कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसी तरह से आगे क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग 4 खजूर खा लेते हैं तो हमें दिन भर का एनर्जी मिल जाता है। खजूर में चूँकि बहुत मात्रा में ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। और खजूर जो है ना रेतीली मैदानों में उगता है ज़्यादातर, खजूर नहीं, खजूर होता है बल्कि छुहारा नहीं। पावर हाउस ऑफ बॉडी किसे कहते हैं, देखिए बॉडी का कौन सा पार्ट है जिसे हम पावर हाउस कहते हैं, यानी पावर हाउस यानी एनर्जी का केंद्र, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए हम कहेंगे कि बॉडी का पावर हाउस कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। कोशिका का शक्ति गृह, इसी को हिंदी में कहा गया है, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है, तो कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब आगे आता है क्वेश्चन कि मरी हुई कोशिका को क्या कहा जाता है, तो मरी हुई कोशिका को नेक्रोसिस कहा जाता है। ऊर्जा का परिवहन कौन करता है, तभी यह भी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में गल्जिकाय होता है, वही गल्जिकाय क्या करता है, पूरे शरीर में जहाँ ऊर्जा की कमी होता है वहाँ उसको ऊर्जा प्रदान करता है, ले जाता है। तो हम कहेंगे कि ऊर्जा का परिवहन कौन करता है, तो ऊर्जा का परिवहन गोल्जी बॉडी करता है। कोशिका को पचकने से, मान लेते हैं हम लिख रहे हैं, लिखने के बाद क्या होता है, हमारी जो यह कोशिका है उंगली के, मान लेते हैं ये कोशिका कभी कभी क्या होती है, पचक जाती है। तब पचक जाती है तो उसको कौन फिर से फुलाता है, तो ऊर्जा कोशिका को पचकने से कौन रोकता है, तो कोशिका को पचकने से एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम रोकता है। कोशिका के अंदर कंकाल का काम कौन करता है, तो कोशिका के अंदर कंकाल का काम एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम करता है। चूँकि हमारा शरीर जो है
एक रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क से लेकर पैर तक 2 पैरों को जोड़ के रखता है, जिसके कारण हम पूरे सीधा खड़ा होते हैं। यदि रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो हम खड़ा नहीं हो पाएंगे। इसी तरह से हमारा जो कोशिका है, प्रत्येक कोशिका क्या होता है, पचकती है, फूलती है। तो यदि हमारे कोशिका में वही इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम नहीं होगा तो हमारा कोशिका क्या होगा, पचकती रह जाएगी, दब जाएगी। इसी को सीधे रखने के लिए इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम काम करता है। तो कहेंगे कोशिका के कंकाल क्या है या कौन है, तो ये कोशिका के कंकाल का काम करता है इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। अंतः प्रदत्त जालिका का मुख्य कार्य कौन सा है? देखिए, इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम का शुद्ध हिंदी नाम होता है अंतः प्रदत्त जालिका। का मुख्य कार्य क्या होता है? तभी हम बताए हैं कि अंतः प्रदत्त जालिका का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका को पचकने से यह रोकता है। अब यहाँ देखिए, इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम का मुख्य कार्य कोशिका के कंकाल का काम करती है। यह भी जानते हैं कि कोशिका के कंकाल को कौन काम करता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम कितने प्रकार के होते हैं? तो इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा स्मूथ यानी चिकना, और दूसरा होता है रफ यानी खुरदुरा। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के पास क्या होता है? तो देखिए, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के पास वसा होता है यानी फैट होता है। देखिए, हमारा शरीर जो होता है ना, वह वसा के कारण ही मतलब हम लोग मोटाई देखते हैं। हम लोग यह भी जानते हैं कि जिस व्यक्ति के पास अत्यधिक मोटापन है उसके पास वसा ज़्यादा है, वसा ही फैलता है, मांस तो वही रहता है, वसा के कारण व्यक्ति मोटा दिखाई देता है। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के पास क्या होता है? तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के पास वसा होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के पास क्या पाया जाता है? 2 प्रकार के बताए हैं। तरफ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के पास राइबोसोम पाया जाता है। और यह राइबोसोम कहाँ होता है? तो यह राइबोसोम जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के एक भाग पर पाया जाता है जो दानेदार टाइप के होता है। आगे क्वेश्चन आता है कि राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो हम जानते हैं राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम में पाया जाता है। प्रोटीन निर्माण कौन करता है? तो प्रोटीन निर्माण राइबोसोम करता है। क्वेश्चन भी आता है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो भाई, प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम होगा। राइबोसोम का बड़ा होता है, राइबोसोम बड़ा होता है या छोटा होता है? तो राइबोसोम क्या होता है? छोटा होता है, क्योंकि यह बहुत ही दानेदार टाइप के होता है, छोटा होता है। इसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। कहाँ? इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के पास। इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम किसके उपस्थिति के कारण खुरदुरा होता है? तो इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम राइबोसोम के कारण खुरदुरा होता है, चूँकि राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम राइबोसोम के कारण खुरदुरा हो जाता है। प्रोटीन कौन बनाता है? अभी बताए हैं हम लोग, अभी मैंने बताया है कि प्रोटीन राइबोसोम बनाता है। प्रोटीन को बनाने का काम कौन करता है? तो राइबोसोम करता है। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? तो राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। एक आता है, एक राइबोसोम जो है वह पहला राइबोसोम है कम प्रोटीन बनाने वाला। तो कम प्रोटीन बनाने वाले राइबोसोम कितने के होते हैं? तो 70S के होते हैं। एस है, एस स्मॉल एस। और दूसरा प्रोटीन बनाने वाला जो होता है वह होता है 80S। 80 मतलब 80S। एस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एस का फुल फॉर्म होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का अर्थ होता है कि अगर हम लिक्विड में डालेंगे तो तेज़ी से नीचे बैठ जाएगा। तो 80S जो होगा वह तेज़ी से बैठने के लिए होता है, जैसे मनुष्यों में, बड़े जानवरों में
जो हमें आँख से, जितने सारे भी आँख से हमें दिखाई देते हैं प्राणी, उसमें क्या कितने प्रोटीन का निर्माण होता है, तो 80S नीचे। और जो आँख से नहीं दिखाई दे, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, उसमें हमें 70S पाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यह भी आता है कि जितने बैक्टीरिया, वायरस आँख से ना दिखाई देने वाला या छोटे पदार्थों में कितने प्रोटीन का निर्माण होता है, तो जितने भी बैक्टीरिया, वायरस आँख से ना दिखाई देने वाला होता है वह छोटे पदार्थों में 70S प्रोटीन का निर्माण करता है। मनुष्य, गाय, भैंस में कितने ऊर्जा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो 80S प्रोटीन पाया जाता है मनुष्य, गाय, भैंस में। जितने भी माइक्रोस्कोपिक से दिखने वाला बैक्टीरिया, जर्म्स है, उसमें हमें जानते हैं हम कि 70S प्रोटीन बनता है। सेंट्रोसोम का क्या कार्य होता है? सेंट्रोसोम का कार्य होता है कि कोशिका का विभाजन करना। हमारे शरीर में कोशिका का विभाजन होता है और कोशिका का विभाजन करने वाले तंत्र को क्या कहते हैं, तो सेंट्रोसोम। अब देखिए क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है? स्वाभाविक है कि सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम लीवर में पाया जाता है, क्योंकि लीवर में सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है और बहुत तेज़ी से होता है, इसीलिए लीवर में सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है। तो हम कहेंगे कि सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है? यकृत में, यानी लीवर में। वसा की मात्रा किस में ज़्यादा होती है? तो वसा की मात्रा महिलाओं में सर्वाधिक होती है। देखते हुए महिलाओं को फैट ज़्यादा होता है। जितना मोटा महिला होता है उससे पतला कोई पुरुष है, और दोनों का वजन पुरुष का वजन ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके हड्डी में भार होता है और महिलाओं की हड्डी में भार नहीं होता है, जिसके कारण महिलाएं ज़्यादा वजनदार दिखती हैं। किसमें वसा कम पाया जाता है? तो हम यह जानते हैं कि पुरुषों में वसा कम पाया जाता है। चोट लगने, ठंड लगने से कौन बचाता है? तो चोट लगने या ठंड लगने से कौन बचाता है? तो चोट लगने, ठंड लगने से वसा बचाता है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं मैं समाप्त कर रहा हूँ। आगे के नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को फिर से आगे बायोलॉजी में पढ़ाऊँगा। जय हिंद, धन्यवाद।